तो आज हम पढ़ेंगे सिनॉप्सिस राइटिंग के बारे में। सिनॉप्सिस होता क्या है? ठीक है, सिनॉप्सिस को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। सिनॉप्सिस का यूजफुल कहाँ पर है? आप कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जहाँ जाएंगे, है? या फिर पीएचडी की इनरोल होने के बाद भी, पीएचडी में आप इनरोल हो जाते हो तो वहां पर भी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करानी पड़ेगी, और बिना उसके आप कोई भी रिसर्च काम आगे नहीं कर सकते हो। सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल, चाहे आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, चाहे आपका एम्पिरिकल टॉपिक है, दोनों में ही जरूरी है। क्योंकि अभी इसमें रिसर्च करते नहीं है, इसमें सिर्फ हम कैसे करेंगे उन पॉइंट्स को बताना होता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, सर उसको वो ही ना रिसर्च पीपीटी प्रपोजल के के थ्रू। सर एक क्वेश्चन अभी पूछूं करेंगे। तुम्हें। जी मृदुल, हम सर वो जैसे सिनॉप्सिस होता है वो टाइम ऑफ इंटरव्यू मतलब उसी समय हमें उसको प्रपोजल को राइट अप करना पड़ता है या ऑलरेडी तैयार करके लेके जाना पड़ता है फिर पीपीटी के द्वारा उसको नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट करना पड़ता है। तैयार करके लेके जाना पड़ता है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज पहले से ही टॉपिक देती है अपना कि आपको ये प्रिपेयर करने हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको रैंडम छोड़ देती है कि आपका जोन सा बेस्ट है आप उसी को सिनॉप्सिस बनाओ और इंटरव्यू में प्रेजेंट करो। अब कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, कुछ ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं, दोनों अवेलेबल हैं आजकल। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सबके अपने अपने रूल्स हैं। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। कई बार ऑनलाइन में भी प्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला था। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, आपकी सिनॉप्सिस उन लोगों के पास होगी, वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ऑफलाइन में भी मे बी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिले, लेकिन जरूरी नहीं है। जनरली नहीं मिलता है मौका। तो आपको आपकी सिनॉप्सिस उंगलियों पे याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सिनॉप्सिस आपको याद होना चाहिए उसको। तो उसकी वो हार्ड कॉपी सबमिट कर लेते हैं। इंटरव्यूअर जितने भी होते हैं उनके पास फोटो कॉपी होती है, और फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू की, वो सारे के सारे आपकी सिनॉप्सिस के इर्द गिर्द क्वेश्चन होते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब, हमने रिसर्च नहीं किया है अभी तक, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो आपकी प्लानिंग है कि इस तरीके से आप ये रिसर्च करने वाले हो, उसको ही सिनॉप्सिस बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। जैसे अभी आपने अभी एमए एमएससी किया है, तो अब आप पीएचडी में इनरोल होने जा रहे हो, तो वो आपको यही चेक करेंगे कि आप पीएचडी में करने क्या वाले हो, क्या करोगे, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है रिसर्च की। तो वो एक सिस्टमेटिकली आपको देनी होगी। कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं, क्या पहले हमने कोई सिनॉप्सिस बना ली, क्या पूरी पीएचडी में हम उसी पे काम करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे हमारा नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं। तो आपका किसी सिनॉप्सिस से पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो उसके एडमिशन होने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो टॉपिक को, लेकिन पहले ही अपना बेस्ट लेके जाओ तो अच्छा है, ताकि बार बार अलग से मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन इनरोल होने के बाद में आप चेंज कर सकते हो अपना टॉपिक। ठीक है, फिर दोबारा से सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। सिनॉप्सिस वाले प्रोसीजर को, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक होगा, सब चीजें करके फिर वो पास करेंगे। उसके बाद फिर आप जा करके आप उसमें डेटा कलेक्शन और अलग चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आपको उसके पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, क्या क्या उसमें पॉइंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है, उनको हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे।
तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने अपने पॉइंट्स को। ये मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। लेकिन आज चेंज क्या है कि मैं एक प्रैक्टिकल सिनॉप्सिस के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। इसको मैं शेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ से आपको एक पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे उन पॉइंट्स को आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग। तो आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे यहाँ से। सर तो प्लीज एक क्वेश्चन पूछ लूँ और आपसे। सर जैसे सिनॉप्सिस होता है, अगर जैसे हमने कोई अपना कोई टॉपिक लिया है, सपोज एग्जांपल योगा एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज के ऊपर, तो क्या उस समय उनका ये क्वेश्चन होता है काउंटर कि आपने कितने लोगों के ऊपर इसको कंडक्ट करा है, या कोई इसका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कोई डेटा वगैरह ऐसा भी मांगते हैं क्या, या सिर्फ उस समय जस्ट ओवरव्यू मैडम होता है? जरूर मांगते हैं, जो भी टॉपिक लोगे आपने ऐसे ही हवा हवाई का टॉपिक थोड़ी नहीं लिया है। इसीलिए बोलते हैं पहले लिटरेचर रिव्यू करो। लिटरेचर रिव्यू किया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहीं से निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। सर इसलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ो। फिर आप रेफरेंस दे सकते हो ना कि मैंने उस पेपर में पढ़ा था, उसमें इतने पेशेंट्स पे ये सर्वे किया गया, उन्होंने ये इंटरवेंशन दिया और ये रिजल्ट आया और ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे लेना चाहिए। तो इसलिए जितना आप लिटरेचर कर सकते हो, जितने पेपर्स पढ़ सकते हो आप पेपर पढ़िए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। वेलकम सर। तो सिनोप्सिस राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अपना आइडिया लेना है, जो भी आपके माइंड में आइडिया हो, कोई बीमारी है या फिर अपना मयंक जी, एक एग्जाम रख देते हैं पर आप दोनों ग्रुप में हो ना। अभी बोल रहे थे। हाँ, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए दोनों ग्रुप्स में। जी। एक मिनट रुकेंगे आप सभी। मयंक जी आप एक बार मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए कि हम 1:30 बजे एग्जाम रखेंगे नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में, ठीक है। 1:30। सर कौन सा एग्जाम रखेंगे? योग दर्शन समाधि का। समाधि पाठ का। हाँ हाँ हाँ। तो क्या सर इसमें प्रेरणा चैंटिंग को, का होगा या? दोनों का होगा, दोनों। प्रेरणा को भी कॉल कर देना, वो आ जाएगी, क्लास चल जाएगा। ओके सर, मैं कर दूँ। सॉरी। तो हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि अपना सबसे पहले आपको जो है एक आइडिया लेके आना है, इनकी कोई भी जो आपके मन में आइडिया है, थ्योरेटिकल का, एक्सपेरिमेंटल का, कोई भी डिजीज हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको पेपर पढ़ने हैं, यहाँ तक आप अभी कर भी चुके हो, ठीक है। जो जो आपका आइडिया था उससे रिलेटेड आप लोग पिछले कई सप्ताह से लिटरेचर कर रहे थे, उसकी टेबल आपने बनाई। जो टेबल मैंने बोला था उसमें ऑथर की अलग, ईयर की अलग, ठीक है, जो जर्नल की अलग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेंशन टाइम, रिजल्ट सेक्शन, कंक्लूजन सेक्शन, ठीक है। उन्होंने क्या क्या असेसमेंट्स टूल लिए, तो वो टेबल आप लोग सभी बना चुके हो। कम से कम आपको 10-15 पेपर जरूर पढ़ने चाहिए मिनिमम, किसी भी टॉपिक की, ठीक है? वो आपको गूगल स्कॉलर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस या फिर शोध गंगा पर भी मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे सर्च पॉइंट्स है कि वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी लिटरेचर के पेपर्स के। तो अपने आप ही जब जितने ज्यादा आप पेपर्स पढ़ोगे और जितने अच्छे अच्छे लोगों से उससे रिलेटेड डिस्कस करोगे, जो उस लेवल पर है, पीएचडी स्कॉलर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, उनसे जब डिस्कस करोगे तो अपने आप ही उसकी कुछ न कुछ जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और फिर जरूर चेक करना है कि आप
कि बजट में वो चीज है क्या, उसका टोटल कितना बजट लगता है, उसका फाइनेंशियली उस रिसर्च से रिलेटेड क्या आपको फंडिंग एजेंसी की नीड पड़ेगी, या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा फ्री में आपका, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एनजीओ, कोई स्कूल कॉलेज कोई आपको स्पॉन्सर करेगा क्या उसके लिए, या आप खुद ही स्पॉन्सर करोगे, खुद ही पैसा लगाओगे, जो भी खर्चा लगना है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको जरूर पता होना चाहिए। टोटल पहले तो कितने पैसे, कितना बजट बनेगा टोटल रिसर्च का, और उस बजट की जो व्यवस्था है वो कहाँ से पूरी की जाएगी, और उसके बाद में सिनॉप्सिस को लिख देना है। अब हम सिनॉप्सिस के पॉइंट पढ़ते हैं। सिनॉप्सिस में सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है टाइटल, आप कोई भी टाइटल दोगे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मैं शेयर नहीं करूंगा, तो आप लोग समझ लीजिए खाली, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने अपने, ताकि आपको समझ आ जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए। जैसे कि इफेक्ट ऑफ योगिक इंटरवेंशन इंटरवेंशन ऑन एडल्ट, ठीक है, यानी कि बड़े लोगों पर है ये यौगिक इंटरवेंशन की ऑन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे स्लीप एपनिया का लिया है, और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये चीज हमने यहाँ पे असेसमेंट के रूप में लिया। तो इसी तरीके से आप कोई भी आपका जो भी टॉपिक होगा, जैसे अभी बोला था, कोई भी एक टॉपिक का नाम बताओ, जैसे कि अब ये जो आप लेना चाह रहे हो, एनीवन जिसका टाइटल फिक्स हो। सर ये लिख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन यंग एडोलसेंस। बिल्कुल लिख सकते हो, ये चाइल्ड लिखो, टीनेजर लिखो, आगे आप जो भी बीमारी आपको लेनी है, जो भी चीज चेक करनी है, वो आप इसको इस तरीके से आपको राइट डाउन करनी है। और जितनी शॉर्ट से शॉर्ट, डीप से डीप आप लिखोगे, अगर यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ इन न्यू दिल्ली, ठीक है, और डीप हो और नैरो हो गया, ठीक है, एज ग्रुप भी डाला जा सकता है, या फिर स्पेशली यहाँ पे मेल फीमेल का भी पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ मेल पे करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ हम फीमेल के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है सर। हाँ जी। सर ये जैसे हमारा टॉपिक भी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ही है, तो कर सकते हैं ना सर उसको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो ये इस पेपर से, इस सिनॉप्सिस से आपको और ज्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो जी सीपीएस जी जी। लिप की ही रिलेटेड है, मेरे ही सिनॉप्सिस है, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है, फाइनल किया नहीं है अभी इसको, इसलिए अच्छा, मैंने बोला कि अभी शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं अभी। जी ठीक है, मुझे पता है कितनी कमियां, शायद आपके लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन इसकी कमियां मुझे पता है बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, जी। तो जैसे कि टाइटल यहाँ से ले लिया जाएगा, आप अपना टाइटल फिक्स करोगे, बिना टाइटल के आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। विदाउट टाइटल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू गिव एनी टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। इसके बाद में सर इंट्रोडक्शन। सर यदि थ्योरेटिकल लेना है तो भी टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा। जी सर जी। बिना टाइटल के तो आगे के सारे पॉइंट्स वैसे ही क्लियर नहीं होंगे बिना टाइटल के। तो एम, ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेंट्स असेसमेंट, कोई भी है, बिना टाइटल के कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, जी सर। अब राहुल सर इंट्रोडक्शन एक में क्या होगा? सर एक जी क्वेश्चन है बताइए। मेरा। सर मैं ये हम्म, पूछना चाहती हूँ, सपोज हम लोग अपना ये जो रिसर्च सिनॉप्सिस कहीं मतलब जहाँ शो कर रहे हैं इंटरव्यू में, और सपोज कीजिए कि 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स या उससे भी ज़्यादा एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ? मतलब किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा या कम होनी चाहिए या बैलेंस होना चाहिए जिससे उनको इफेक्टिव लगे आपका सिनॉप्सिस? पहली बात तो ना, ऐसे चांसेस ना के बराबर होते हैं कि सेम रिसर्च प्रपोजल को 2-3 बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं।
कई बार सर तो नॉर्मल उसको टॉपिक फ्रॉड होता माना है जाता और है, वो मैच सबकी कर जाता है। सबकी कैंसिल कर दी जाएगी। वो लकली है, लेकिन एक दो चीजें मैच करेगी, हर चीज मैच थोड़ी करेगी। इंट्रोडक्शन थोड़ी मैच कर जाएगा, लिटरेचर थोड़ी मैच कर जाएगा, एम ऑब्जेक्टिव थोड़ी मैच करेगा, पार्टिसिपेंट थोड़ी मैच करेंगे। हर चीज मैच कर रही है इसका मतलब चीटिंग किया गया है, हर चीज तो मैच कर ही नहीं सकती। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि टॉपिक सेम है तो ऐसी कौन सी चीज अट्रैक्टिव हो सकती है जो इंटरव्यू को व्यूअर को पसंद आए। मतलब अट्रैक्टिव आपको उनको क्या दिखाना है कि आपकी यौगिक इंटरवेंशन में कुछ आपने चेंजेस किया है, आपकी असेसमेंट टूल क्या है, हाँ जी। ठीक है। हम्म, यानी कि कुछ इसके अलावा वो आप जिसको हम रिसर्च गैप बोलते हैं ना, रिसर्च गैप आपको बताना होगा कि ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया, मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े और उस पेपर्स में मैंने देखा कि इस तरीके से लोगों ने काम किया है और ये वाला काम नहीं किया है, इसीलिए ये वाला टॉपिक मैं लेना चाह रही हूँ। इस गैप को मुझे फुलफिल करना है, ये बताना है। हाँ जी, जितने आप लिटरेचर पढ़ोगे, इसलिए बोलता हूँ बार बार पेपर्स पढ़ो, तब आपको वो गैप मिलेगा कि ये काम हो चुका है और ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या, जो टाइटल के जो जो आपके पॉइंट्स हैं, टाइटल के जो जो पॉइंट्स है वहीं से इंट्रोडक्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब आप अपना जनरल नॉलेज लगाइए कि टाइटल में मेजर मेजर पॉइंट्स कहाँ हैं, जहां पे जो आपका इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। पहला, योगिक इंटरवेंशन, इसका मतलब व्हाट इज योगा और व्हाट इज योगिक इंटरवेंशन, ये सामान्य इंट्रोडक्शन का पॉइंट बनता है, ठीक है। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो जरूर बनेगा, अगर आपने स्लीप लिया है तो, कोई भी डिसऑर्डर अगर आपने लिया है, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, व्हाट इज आई डिजीज, व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म, जो भी आपने लिया है उसको आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। स्लीप क्वालिटी ली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लिया है, एडल्ट्स लिया है, एडल्ट्स का ही क्यों लिया है, तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा कि योगा योगिक इंटरवेंशन क्या है, उसका रेफरेंस के साथ में, ठीक है। और उसमें जो भी चीज आप यहाँ पे दोगे, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंसेस पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। और मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टाइम बचाने के चक्कर में कॉपी पेस्ट करते हैं और वो बुरी तरीके से फंसेंगे। इसलिए सिर्फ आइडिया लेना है आपको, सिनॉप्सिस से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ेगा। वो लगती चीजें आसान है कॉपी पेस्ट करना, लेकिन वो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया लेना, चाहे आपका टॉपिक भी स्लीप से रिलेटेड हो, लेकिन ये यहाँ से आइडिया लेके उसको अपनी वर्डिंग में दोबारा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि हर लाइन को, जैसे पहली लाइन लिखी गई, दिस योगा इज अचीव्ड बाय द कंट्रोल सस्टेन ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, कि ये जो है समाधि पाद के सेकंड सूत्र की ली गई है डेफिनेशन यहाँ से। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वर्बली चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे ये वाली रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है, यानी कि एक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराया है योगा को 3-4 लाइनों में, 3-4 लाइन, 5-6 लाइन, 10-12 लाइन, जो भी हो सकता है, आपको इंट्रोड्यूस कराना है इसके बारे में कि आपकी योगिक इंटरवेंशन क्या है, ठीक है, विद रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस जो स्टाइल है, ये आपको मेंडले के द्वारा आप इसको सीख सकते हो कि हाउ टू यूज मेंडले। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो। Mendeley is the software, it will help to the in reference, okay। या फिर आप जर्नल भी लिख सकते हो सिंपल, उसका मैं कभी बाद में सिखा दूंगा कि रेफरेंस लिया कैसे जाता है। एटोल 2020 ये राइटर है, ठीक है, वो हम बाद में हम कर सकते हैं। उस समय हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर वो जो सॉफ्टवेयर का नाम बताया ना आपने, मेंडले, मेंडले MENDLEY, ठीक है, MENDLEY। जी जी, ओके ठीक है। सर, थैंक यू सर।
अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्लीप एपनिया क्या होता है, ठीक है, या एपनिया के साथ आपने ओबेसिटी भी लिया है क्या, यानी कि जो जो चीजें आपने ली है उन पॉइंट्स को आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि मैंने यही क्यों लिया है, इसमें होता क्या है, ठीक है, क्या काम इसमें हो चुका है रेफरेंसेस के साथ में, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। कुछ सर्वेज लिखने, यहाँ पे लिखा है कि 70% ऑफ ओएसए पेशेंट्स, ओएसए मतलब कि आपको यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने हैं अभी बार बार, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक जगह पे ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए ओएसए, फिर आगे बार बार आपको ओएसए 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 लिख देना है, बार बार कंप्लीट नेम लिखने की जरूरत नहीं है कि बार बार आप इतना बड़ा नेम दोबारा दोबारा लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग्स को आपको यूज करना है अपनी सिनॉप्सिस के अंदर। सर्वे जरूर डालना है, इंडिया का हो, यूएसए का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, जर्मनी का हो, कहीं पर भी हुआ हो, एक दो सर्वे होना चाहिए कि इतने, उस सर्वे में पाया गया कि इतने लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ये यौगिक इंटरवेंशन से इतना रिलीफ हुआ है, उतने परसेंटेज लोगों को, इस तरीके से कुछ सर्वेज आपको लिखने हैं, ठीक है। और बाकी ये रिसर्च पेपर की बातें हैं, ये लाइंस आप जो हैं, यानी कि ये जो विक्टर का है 1999 का, ये वहां से लाइनें लिखी गई है, उसका जो रिजल्ट सेक्शन होगा उस पेपर का, उस रिजल्ट सेक्शन से ये लाइनें अपने अकॉर्डिंग लिखी गई है कि ट्रीटमेंट इंक्लूड वेट लॉस, नेजल continuous positive airway pressure and dental devices that modify the position of the tongue, और जो कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है मेडिकली रूप से इस पेपर में बताया गया है, और यानी कि इससे ये बात प्रूफ पता चलती है कि ये जो हमने लाइनें लिखी है वो हम अपने बनावटी लाइन नहीं लिख रहे हैं खानी अपनी मनोलॉजी से, कि हम रेफरेंसेस के साथ लिख रहे हैं। उस पेपर में ये चीज उस साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि इसमें ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, और हम उसकी बातों को यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रामेटिकली चेंज करके। कॉपी पेस्ट तो वहां भी नहीं करना होता, कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है किसी का, उसने अपने पेपर में जिस लैंग्वेज का यूज किया उसको अपने अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना है और फिर उसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कितना ही लिख सकते हो, इतने सारे हैं आपके पास में, जितना आप पेपर पढ़े होंगे, देखिए 5-10 पेपर तो यहीं पर आ गए हैं, इसलिए मैंने बोला कि जितने आप पेपर पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा वर्डिंग मिलेगी, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड चीज है, क्वालिटी ऑफ स्लीप का आपने यहाँ पे मिल जाएगा जब ढूंढ पढ़ेंगे तो इसमें, ठीक है। तो जो जो हमारे टाइटल के अंदर होंगी चीजें, वो चीजें हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे हमारा आता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला सेक्शन आ गया, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लिटरेचर को, एक तो है एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू और दूसरा है साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। एंशिएंट का मतलब कि जो हमारे ग्रंथों के अंदर क्या क्या है, प्राचीन काल में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज थी क्या, हट्टयोपनिषद दीपिका में, भागवत गीता में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में जो चीज हम ले रहे हैं क्या वो उस चीज का वर्णन मिलता है क्या आयुर्वेदा के अंदर, तो वो सारी चीजें हैं रेफरेंस के साथ में, वो एंशिएंट लिटरेचर के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक बार रिपीट कीजिए, आप लोगों को समझ आया एंशिएंट लिटरेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, बताएंगे। माइक खोल के बताइए, एंशिएंट लिटरेचर में योग से रिलेटेड जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें टॉपिक से रिलेटेड जो प्रूफ के साथ में बताई गई है जो, ठीक है। उपलब्ध है तो अपना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्लिप की थी, ठीक है। अब मतलब कि वो चाहे आपका इंटरवेंशन ही क्यों ना हो, यहाँ पे क्या लिया है, हठस्य प्रथमांगत्व, यानी कि आसन लिए गए हैं,
मतलब कि अगर आपकी इंटरवेंशन में आसन वगैरह डिटेल्स आपने लिया है तो आसनों का भी डिस्क्रिप्शन चलेगा। ठीक है, आरोग्यता यहाँ पे लिया गया, आरोग्यता से हमने इसको यहाँ पे रेफरेंस बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी था। तो हठयोग प्रदीपिका का हो गया। ठीक है, ये एक राइटिंग है। ठीक है, इसको राइटिंग को मैं बाद में सिखा दूंगा। ये वाली जो मॉडर्न संस्कृत है उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसका भी एक अलग से होती है चीजें। ठीक है, ये रहा, इसका नाम क्या है, नाम मुझे माइंड से उतर गया इसका। ये रहा, इसको आई ट्रांसलेटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका अलग मैं कभी अच्छे से सिखा दूंगा। एक बार पीछे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, फिर नीचे वो हमारा श्लोक में भी आ जाएगा, और इस तरीके से जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश की जो संस्कृत है, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। तो इसको आप यूज कर सकते हो अपने उसमें सिनोप्सिस के अंदर। और ये नीचे जो है इसके बाद इसका मीनिंग है। ठीक है, इस तरीके से घेरन संहिता का रेफरेंस है। ठीक है, आपने उज्जय प्राणायाम जो भी इंटरवेंशन लिया हो उन इंटरवेंशन से रिलेटेड भी आप चीजें यहाँ पे नोट कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस जरूर होना चाहिए। ध्यान रखिए कौन से चैप्टर का है, चैप्टर का नाम भी अगर यहाँ होता तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है कि ये फर्स्ट चैप्टर का है, ये सेकंड चैप्टर का है, थर्ड का है। तो प्रॉपर लिखना है आपको कौन से चैप्टर का ये बात आप कर रहे हो और कौन से टेक्स्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से उसको संस्कृत वाली जो लाइनों में लिखना है, और इसको इसका जो मीनिंग है उनको इस तरीके से उसको अलग अलग का आपको बता देना है। सिंहासन है, यानी कि जो जो आपके इंटरवेंशन जो आप लोगे उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, भागवत गीता में उसको क्या बताया गया है। और इसके अलावा हम बहुत सारे ले सकते हैं, यहाँ पे आयुर्वेदा को भी लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी स्लीप के ऊपर बहुत बताया गया है आयुर्वेदा के। आचार्य चरक जी ने, आचार्य सुश्रुत जी ने, वाग्भट्ट जी ने, तो उन्होंने क्या क्या बताया गया स्लीप के ऊपर, इस तरीके से उनका यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो। तो साइंटिफिक लिटरेचर, साइंटिफिक का मतलब ये है मॉडर्न। ठीक है, जो हम मॉडर्न रूप से जो आपको करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है इसके अंदर, हाँ, इसको आप, ये मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया क्योंकि मैंने किया नहीं है अभी तक ये। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, जिस तरीके से साइंटिफिक लिटरेचर है, सबसे जरूरी होती है इसकी टेबल, ये जो टेबल आप इतने दिनों से बना भी रहे थे। ठीक है, उसमें सीरियल नंबर रहेगा, ऑथर एंड ईयर रहेगा, रिसर्च डिजाइन रहेगा कि आपकी 2 ग्रुप प्री पोस्ट स्टडी है या केस स्टडी थी। ठीक है, जो जो होगी रिसर्च डिजाइन, सैंपल साइज वहां पे कितने लोग थे, 60 थे, 80 थे, 100 थे, 200 थे। असेसमेंट जो टूल उन्होंने उस पेपर में यूज किया उसका, स्पेलिंग गलत है, रिजल्ट ठीक कर लेंगे कि रिजल्ट उनका क्या आया, जो पेपर आपने पढ़े हैं साइंटिफिकली, और उनका कंक्लूजन क्या रहा, उससे निष्कर्ष क्या निकला। वैसे 1-2 पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इतने काफी हैं। सिनोप्सिस के अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं करनी है। इससे पहले जो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ड्यूरेशन, वो ज्यादा डीप था आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए जानबूझ के मैंने ज्यादा कॉलम्स आपको दिए थे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं ज्यादा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आप ये 5-6 भी अगर आप डाल दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इन चीजों का लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको जो आपका सिनोप्सिस पढ़ रहा है उसको ये पता चल जाए कि हाँ देखो आपने इतने सारे पेपर्स पढ़े हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए होता है, और एक ही दृष्टि में कि हाँ भैया उतनी उन पेपर्स का ये रिजल्ट आ गया, उन पेपर्स का ये कंक्लूजन आ गया, ये एक ही नजर में जब टेबल बनेगी तो पता चल जाएगा। ज्यादातर रिसर्च पेपर कौन कौन से असेसमेंट टूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक ही नजर में आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, ज्यादातर कोई मेडिकल बायोमार्कर्स कोई लिए जा रहे हैं, ब्लड सैंपलिंग लिया जा रहा है। ठीक है,
इजी लिया जा रहा है, क्या क्या लिया जा रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको एक ही नजर में आपको सारे असेसमेंट पता चल जाएगा। कितने सैंपल, ज्यादातर लोग कितने लोगों पे काम कर रहे हैं, आपको फिर खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। 30 लोग लूँ, 40 लोग लूँ, 50 लोग लूँ, कैसे डिजाइन आपको लेना है। यानी कि इस टेबल का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो आप इतने दिनों से काम कर रहे थे टेबल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। आगे बढ़े हम साइंटिफिक लिटरेचर से। सर ये जो टेबल के ऊपर का था वो एक बार और दिखा दीजिए, क्या क्या था। ये आप ना थ्योरेटिकल लिखना है इसको। जी जी। थ्योरेटिकल कैसे लिखना है? थ्योरेटिकल साइंटिफिक लिटरेचर को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ऊपर वाला लिखना, लेकिन आप लिख दो तो पैराग्राफ में लिखना उसको। यानी कि एक बात को कंटिन्यू करना है। आप मंत्र आपने लिया है, आपने स्लीप क्वालिटी ली है, उसको रेफरेंस जैसे इंट्रोडक्शन में किया ना हमने, जी ये रहा। जैसे यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में किया हुआ है, QMT is effective for the treatment of adults in reducing the severity of OSA and snoring। मतलब कि ये जो है, अब जो आप चीज लेने वाले साइंटिफिकली, उन चीजों को वहां पे एक्सप्लेन करना है, उन पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल के अंदर। मतलब ठीक है, जो ये जैसे आसन वगैरह, ये सिंहासन वगैरह, ये जो इंटरवेंशन हमारा साइंटिफिकली कैसे इफेक्ट करेंगे स्लीप क्वालिटी साइंटिफिकली अगर किसी पेपर्स में बताया गया है सिंहासन, उज्जय, प्राणायाम जो चीजें हैं, तो साइंटिफिकली अगर किसी पेपर्स में बताया हुआ है, ठीक है, जी तो उनका रेफरेंस आप ऐसे लाइनों में लिखेंगे। जी सर, थैंक यू। हाँ, और ये रिजल्ट सेक्शन से ही लिया जाता है, ध्यान रखिए। सर ऐसे जो भी पेपर आप पढ़ेंगे उसका अपना अपना रिजल्ट सेक्शन होता है सब पेपर्स का, तो वहां से बिल्कुल, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कॉपी मत करना। वहां से उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी ग्रामेटिकली चीजों को मॉडिफाई करना है आपको। कॉपी करोगे तो पकड़े जाओगे और फिर आपकी चीजें को कैंसिल भी किया जा सकता है। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट है? जी सर, असेसमेंट्स में पूछ रही थी मैं, जैसे क्वेश्चन आ रहा है आप बता रहे थे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आएगा, और जैसे अगर मैं हाइट और वेट लेती हूँ तो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आएंगे क्या सर उसमें? जैसे मशीन है वेट की, वो भी असेसमेंट्स में आते बिल्कुल, हैं क्या? वो असेसमेंट में आएंगे मैडम, ओके सर। दे आर द असेसमेंट टूल्स। ठीक है, असेसमेंट आप डेटा कैसे इकट्ठा कर रहे हो, वो कैसे आपको पता चलेगा कि मोटापा कम हुआ है, हाइट कम हुई है, बढ़ी है। ठीक है, वो सब असेसमेंट के टूल्स हैं। सबके अपने सब टॉपिक के अपने अपने असेसमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, क्वेश्चनर है या मेडिकल है, जो भी है आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे हाइपोथेसिस छोड़ दी गई है, इसलिए मैं कह रहा था कई चीजें मैंने मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप हाइपोथेसिस आपको लिखनी है, शायद वो आगे दिया हो कहीं, ये रहा, आगे लिख दिया गया है यहाँ पे कि हाइपोथेसिस 1 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर टॉपिक। कि हमने हाइपोथेसिस, सबसे मेन हमारे 3 पॉइंट थे, स्लीप एपनिया का था, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है। ठीक है, कि योगिक इंटरवेंशन विल बी या फिर मे बी वर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, मे बी हेल्पफुल इन दिस प्रॉब्लम। अब आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे मे बी मैंने क्यों बोला? क्योंकि इट्स नॉट क्योंकि ट्रू। रिजल्ट पॉजिटिव भी आ Yeah. सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। Very good, because it is not true. We are only assuming it may be possible, maybe, or next null hypothesis Yes or may no? not be possible. यस भी हो Yeah, सकता है, नो कैन। yeah, because now research, we did not complete the research. Now we are only thinking about that. That's why maybe. बिकॉज हम रिसर्च करने के प्रोसेस में है सर, वो अभी रिसर्च में हुआ नहीं है, इसीलिए आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही मैडम मेरे पास। सर बिकॉज हम रिसर्च करने के प्रोसेस में है और Yes. अभी हम पहुंचे नहीं है वहाँ। प्रोसेस क्या, अभी तो प्लानिंग ही कर रहे हैं प्रोसेस तो शुरू भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, अभी तो सोच ही रहे हैं ऐसे ऐसे होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज आप मे भी यूज करना। और रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या होती है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस मीनिंग विच वी वांट टू प्रूव,
which I want to prove through my research, that is research hypothesis, कि अगर मैं जो योगा थेरेपी दे रहा हूँ, अगर उसने सही काम किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज मैं वो प्रूव करना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आएगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप में चेंजेस आएगी, स्लीप एपनिया में चेंजेस मिलेंगे, माइग्रेन है, साइनस है, थायराइड है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, उनमें चेंजेस आएंगे। तो जो आना है, जो आपका काम, वो रिसर्च हाइपोथेसिस है। और ठीक उसका उल्टा, क्योंकि रिसर्च इज नॉट कंप्लीटेड, वी आर ओनली प्लानिंग। सो इन रिसर्च हाइपोथेसिस वी विल थिंक पॉजिटिव, and in null hypothesis we will think negative, कि that yogic intervention may not be helpful in that problem। जो आपकी प्रॉब्लम है सेम रहेंगे पॉइंट, बस इसमें यहाँ पे नोट ऐड हो जाएगा। क्लियर आपको रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में क्या क्या डिफरेंस है? और आगे जाकर के इसका एक पैरामीटर होता है, वो पी वैल्यू, हम उसको, जब पी वैल्यू के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 5 से कम है तो उसमें क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद में हम बोलते हैं कि हाँ अब हम रिसर्च हाइपोथेसिस करेंगे। ठीक है, तो जो आप पी वैल्यू के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा इन दोनों में से आपको, अगर आपकी रिसर्च का रिजल्ट अच्छा है तो आपकी जरूर जो पी वैल्यू है, ठीक है, लेस देन 0.05, ये पॉइंट आएगा बीच में, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 0.05। इससे अगर आपकी पी वैल्यू कम आती है तब हम बोलेंगे कि वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, we are rejecting the null hypothesis because p value is less than 0.05. That's why we are saying, we are scientifically saying that our yoga therapy is working on this problem. If our therapy will be not effective on that problem, then it will not less than 0.05. If you are lots of papers you find that p value is 0.1. What is the meaning of that? P value is 0.1. Its meaning is that ki for lots of time greater than also, but our main focus on 0.05. If greater than 0.05 means therapy is not working on that problem. Okay. सर अगर p वैल्यू लेस देन 0.5 आती है, इट मींस वी आर रिजेक्टिंग नल एंड एक्सेप्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, Yes, मतलब yes, इसको yes. एक्सेप्ट कर रहे हैं। 0.5, not 0.05. It's meaning therapy is working. It means our research is showing result, giving result. Okay. और यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हाँ हमारी थेरेपी वर्क कर रही है, नहीं तो हम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं फालतू में, पीएचडी भी कर रहे हैं जब वो थेरेपी काम ही नहीं करनी है। वो इफेक्टिव है तभी तो वो टॉपिक लिया हमने, है ना। और कई बार होता भी है, कई बार थेरेपी काम भी नहीं करती। हमें लगा कि भैया चैंटिंग करने से उसकी स्लीप क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, हमें ऐसा लगा। और क्या पता जब हमने पूरी रिसर्च किया तो देखा भैया चैंटिंग तो इफेक्ट कर ही नहीं रही है। तो लेकिन यहाँ पे आपको इथिक्स का फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को मैनिपुलेट कर दोगे, रिजल्ट सेक्शन में छेड़खानी कर दोगे। ऑनेस्टली यूज करते हैं हमेशा रिसर्च के अंदर, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टली अपने रिसर्च पेपर में क्लियरली ये भी लिखोगे कि ये थेरेपी वर्क नहीं करती है, तो कम से कम आने वाले जो रिसर्चर हैं वो लोग तो मिसगाइड नहीं होंगे ना, कि वो बोल देंगे ना पहले कि देखो भैया उषा मैडम ने ये रिसर्च ऑलरेडी कर चुकी है, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो हमें ये टॉपिक नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा आपको इथिक्स को यूज करना है, इथिक्स को फॉलो करना है अपने रिसर्च में। और वो जर्नल भी पब्लिश होगी, वो पेपर पब्लिश होगा आपका, चाहे हाँ उनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि ज्यादातर जिनका रिजल्ट अच्छा होता है ज्यादातर वो आर्टिकल पब्लिश होते हैं
लेकिन अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट है, बहुत सारी जर्नल होती हैं जो नेगेटिव रिजल्ट्स वाले पेपर्स को भी पब्लिश करती है। रिसर्च में हमेशा ये देखा जाता है आपकी प्लानिंग सिस्टमेटिक थी क्या, आपने सही इथिक्स को यूज किया क्या, हर चीज अगर आपने ठीक ठीक यूज किया है तो चाहे रिजल्ट बेकार ही क्यों ना हो, वो पेपर भी आपका पब्लिश होगा। इसलिए आपको छेड़ाखानी रिजल्ट में बिल्कुल नहीं करती है। बुरे रिसर्चर होते हैं जो इस तरीके से छेड़ाखानी करते हैं अपने पेपर में, कभी नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। आगे के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हाइपोथेसिस हमने देख लिया, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके बाद हम एम एंड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हाँ जी सर, ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सेम चीज ही है रिसर्च हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस? हाँ जी बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही बात है। रिसर्च बोल दो या फिर ऑल्टरनेटिव बोल दीजिए, ठीक है। जी ठीक है, मयंक जी प्रेरणा जी से बात हो गई थी ना आपकी? तो मयंक जी हैं कि चले गए? मयंक जी प्रेरणा जी से बात हो गई थी आपकी? लेफ्ट हो गए? Sir, he is not there. Okay ma'am, okay, just he left that meeting. Okay, we will conclude our class in 15 minutes. Okay, my battery is also less, 26%. Okay, as much as possible we will cover that topic. Okay, aim and objective. Aim always be one and objectives may be differ, maybe more than 1 2 3 4 5 6 7 as your choice, but aim always be one. For example, here aim is to explore the changes of yogic intervention, कि हम योगिक इंटरवेंशन के द्वारा जो नॉलेज है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा एम है। किन के ऊपर? ऑन एडल्ट्स, ऑन, और आगे जो आपकी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट आधा तो टाइटल ही आ जाएगा इसके अंदर। जो आपका टाइटल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे, वही आपका एम बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि उस एम को पाने के लिए जिन जिन जो जो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, उन चीजों को आप जब आप क्वालिफाई करोगे उसके बाद में आपको वो चीज मिलेगी, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, या एचओडी बनना है किसी यूनिवर्सिटी का, तो एचओडी बनने के लिए आपको पहले 12th क्लास करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, एमए करनी है, नेट जेआरएफ करना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, पीएचडी कंप्लीट करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी है, प्रोफेसर की जॉब करनी है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद में आपको एचओडी मिले, एचओडी बन पाओगे ना, तो एचओडी एम ऑलवेज वन। और उस एम को पाने के लिए आपने 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, नेट जेआरएफ किया, पीएचडी की, रिसर्च पेपर, जॉब किया, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। क्लियर? कि उस एम को पाने के लिए आप जिन जिन स्टेप्स को फॉलो कर, जो जो स्टेप्स आपके लिए जरूरी हैं, वो स्टेप्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। कि और यहाँ पे आप असेसमेंट्स को भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि इस सिनॉप्सिस के अंदर असेसमेंट्स को ऑब्जेक्टिव बना के लिख दिया गया। और जरूरी नहीं असेसमेंट्स को ही बनाए, दूसरे भी आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स को। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ योगिक इंटरवेंशन ऑन स्लीप एपनिया सिंड्रोम यूजिंग पॉलीसोमनोग्राफी एंड पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे बता दिया गया कि हम पॉलीसोमनोग्राफी, जो स्लीप को स्टडी करने की जो मशीन होती है, उसको पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। उसमें ईईजी यूज किए जाते हैं, ईओजी यूज किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन चेक की जाएगी उस पेशेंट की, वो हम यूज करेंगे इसमें। टू एसेस द सब्जेक्टिव स्लीपीनेस यूजिंग द इपवर्थ स्लीपीनेस स्केल। यहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चनर ले रहे हो उसको यहाँ पे बता दिया गया। ये ईएसएस एक क्वेश्चनर होता है। ये इस तरीके से पीएसक्यूआई सबसे फेमस है, पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। जो लोग स्लीप में काम कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, या जो भी आपको टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर सकते हैं। हम 10 मिनट में कवर करते हैं अपना टॉपिक को आज का। मेथड्स, पार्टिसिपेंट्स, असेसमेंट, डिजाइन, इंटरवेंशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस।
मतलब कि पार्टिसिपेंट्स कौन हैं आपके, उसको आप क्लियर करोगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको अल्फा होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए अल्फा को डिसाइड करना होता है और वो बताएगा कि उसकी मतलब कि रिलायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो होती अलग चीज होती है, वो ज्यादा डीप जाने की आपको नीड नहीं है, वो पीएचडी के अंदर जाने की नीड है। अभी आप पीएचडी से पहले आप करने वाले हो, तो वहां पे इतनी ज्यादा डीप क्वेश्चंस, डीप सिनॉप्सिस बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप भी करेंगे चलेगा। मेथड्स में आपको ये पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे मैंने ऊपर नहीं लिखा इसमें। सोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे आप लिख लेंगे सोर्स ऑफ स्टडी। इसका मतलब कि आपको जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे। आप माइग्रेन के ऊपर काम कर रहे हो तो किस हॉस्पिटल से आपको पेशेंट्स मिलेंगे, या बच्चों पे काम कर रहे हो तो किस स्कूल में या किस कॉलेज में आपको वो बच्चे मिलेंगे। सोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो जो पार्टिसिपेंट्स आपने लिए हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, कैसे आपको मिलेंगे, उस चीज के बता रहे हैं। एक स्कूल से मिल जाएंगे या कई स्कूल्स आपको लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ सब्जेक्ट कि कहाँ से मिलने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे देंगे। ठीक है, किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो डीप आप देना चाहते हो उस नॉलेज को आप दे सकते हैं यहाँ पे। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप सिखा चुके हैं। इंक्लूजन की जो जो क्वालिटीज हैं, जो जो आपको उनकी लेनी है, कि आप 20 से 65 साल के बच्चे जो लोग हैं उनको लेंगे, मेल फीमेल दोनों को लेंगे, या एक कोई स्पेसिफिक जेंडर को लेंगे। ठीक है, या आप कोई उनसे क्राइटेरिया कोई फिल करवाओगे, मान लो एक क्वेश्चनर आपने फिल कराया और बोलोगे कि हाँ उसका स्कोर 10 से ज्यादा आएगा, 10 से कम आएगा, जो भी आपका स्केल है उन्हीं को मैं लूंगा, बाकियों को मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, सबके अपने अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। ठीक है, कि वो कितने दिनों से उसको प्रॉब्लम है, एक दिन की प्रॉब्लम है, महीने की प्रॉब्लम है, एक साल से प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप इंक्लूजन क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। एक्सक्लूजन मतलब कि क्या आप नहीं लेने वाले। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के 2 पॉइंट्स आपके सारे क्लियर होंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे मैं। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, तो डिजाइन क्या है मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो मैं सिनॉप्सिस दिखा रहा हूँ ये थोड़ा हाई लेवल की है, जरूरी नहीं आपको पूरा ही इतना ज्यादा बनाना है, आप शॉर्ट में काम कर सकते हो। सिंपल डिजाइन को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। आई विल यूज टू ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन, बस इतना भी आप लोगों के लिए काफी है। 2 ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च कि मैं 2 ग्रुप लूंगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप ये करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये चीज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में 30 लोग हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 30 लोग हैं। ठीक है, उनका प्री डेटा होगा, पोस्ट डेटा होगा। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर से आप फिगर बना सकते हैं, जैसे 70 पीपल्स हैं। इंटरवेंशन ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 35 लोग हैं, कंट्रोल ग्रुप में 35 लोग हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले क्या करेंगे और कंट्रोल वाले क्या करेंगे, इस तरीके से आप फिगर से आप लिखोगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है आपकी सिनॉप्सिस। और इस तरीके से ये भी बना सकते हो टेबल कि ये बेसलाइन है। बेसलाइन का मतलब कि अभी रिसर्च नहीं किया गया है, इंटरवेंशन नहीं दिया गया है, उससे पहले कितने लोग थे बेसलाइन में। प्री डेटा, यहाँ पे प्री डेटा आता है बेसलाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्री डेटा हो जाएगा। उसके बाद में 70 लोग हैं, उसको रैंडमाइज कर दिया गया। 35 लोगों को योगा ग्रुप में डाल दिया गया, 35 लोगों को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया गया। 8 वीक्स यानी कि जितने भी दिन की आपकी स्टडी है, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट यानी कि अब इंटरवेंशन टाइम होने के बाद में उनका पोस्ट डेटा ले लिया गया। इस तरीके से आप फिगर में आप इन चीजों को अपनी सिनॉप्सिस में दिखाओगे तो काफी अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों को अगर हम वर्डिंग में लिखेंगे ना तो वर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है और समझ नहीं आती जल्दी से। लेकिन अगर जब हम इस तरीके से फिगर बना देते हैं तो फिगर से बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाती है हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है सर, ये ऊपर वाले फिगर में एक बार दोबारा दिखाएंगे, ऊपर वाले फिगर। हाँ जी, इसमें सर जो राइट साइड कंट्रोल ग्रुप में 8 वीक्स सीपीएपी ट्रीटमेंट, ये क्या चीज है सर जो कंट्रोल ग्रुप को दिया है? ये होता है कॉन्टिन्यूअस
पॉजिटिव पाथ ऑफ एयर प्रेशर। वो तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा ना सर ये। अच्छा, ये मतलब स्पेसिफिक ये टॉपिक से स्पेसिफिक है ये सब। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, ये स्लीप एपनिया की सिनोप्सिस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से सीखो, कॉपी मत करो, सीखने की कोशिश करो, कंसेप्ट लो यहाँ से। जी जी आपका टॉपिक एपनिया थोड़ी, आपका टॉपिक तो कुछ और होगा। और जी एपनिया में भी बहुत सारी चीजें होती है, जरूरी थोड़ी है सीपीएपी करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ से आप आइडिया लो करना क्या है आपको, ठीक है। नॉर्मली सर कंट्रोल ग्रुप वालों को तो हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं देते ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था यहाँ। हाँ, जनरली कंट्रोल ग्रुप वालों को बोल देते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि कंट्रोल ग्रुप वालों को भी कुछ ना कुछ कराना चाहिए आपको। जी जैसे अगर आपने योगा ग्रुप में आपने गायत्री मंत्र करवाया है, तो कंट्रोल ग्रुप में आप पोयम करवा दो, ओके। यानी कि उसी से रिलेटेड। तभी तो हमें पता चलेगा कि भैया क्या पता पोयम बोलने से भी वही चेंजेस आ जाए जो मंत्र बोलने से आ रहे हैं। जी सर। तो फिर खाली मंत्र का ही क्या इफेक्ट क्या हुआ, लेकिन पोयम में कोई रिजल्ट नहीं आया और मंत्र में रिजल्ट आ गया, तब हम जरूर बोल देंगे कि देखिए जी ये तो मंत्र का ही रिजल्ट है। जी ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल ग्रुप में भी उसके पैरेलल कुछ लेना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि उससे जो दुविधा खत्म हो जाती है उनकी, कि हाँ उसके जो इसको बोलते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर दूर हो जाता है, इसलिए दो ग्रुप हमेशा लिए जाते हैं। राइट। और जैसे कि हम जनरली एक्सरसाइज में एसवीएसआ में तो इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, बहुत ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलते हैं ना एक में तो हमने सूर्य नमस्कार कराया, दूसरे में बोलते हैं कि दूसरे लोगों ने कुछ नहीं किया, बोलते कुछ नहीं किया तो बिल्कुल गलत रिसर्च है आपकी, दूसरे लोगों को जनरल एक्सरसाइज कराओ, कॉमन एक्सरसाइज कराओ। मतलब कि एक ग्रुप कॉमन एक्सरसाइज कर रहा है कंट्रोल ग्रुप वाला, और योगा ग्रुप वाला स्पेसिफिक आपकी योगा थेरेपी की एक्सरसाइज कर रहा है, तभी तो पता चलेगा। क्या पता सर वो नॉर्मल एक्सरसाइज में भी वो रिजल्ट आ जाए। सर इसमें हम लोग इसकी वजह जैसे 3 ग्रुप भी ले सकते हैं, एक में हम एक कंट्रोल ग्रुप कितने ही और ले लो, कुछ नहीं बनाए कितने ही ले मतलब। लो, 3 5 10 15, अगर आप कर सकते तो करो। एक को आयुर्वेदा ग्रुप ले जैसे लो योगा हाँ, इंटरवेंशन दे दिया, एक को सीपीएपी ट्रीटमेंट और एक को कुछ नहीं दिया, तो बिल्कुल वो भी कर यो, सकते हो। योगा में हमारा रिजल्ट आ इतने जाएगा तो बेटर प्रूव हो जाएगा फिर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज्यादा ग्रुप होते हैं उतना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, उतने ज्यादा पेशेंट्स भी चाहिए आपको। तो सारी चीजें जी फोकस करते हैं कि इतने लोग आपको मिल जाएंगे क्या एक ही टाइम पे। जी अगर जितने ज्यादा ग्रुप्स बनेंगे उतने ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इतने पेशेंट्स मिलते नहीं है ना एक बार में। मिल जाए तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, अलग अलग टीचर्स को आप अपॉइंट करोगे। अच्छा है जितने ग्रुप्स लोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। डेटा जितना ज्यादा बड़ा होगा ना लोगों का, इसको बोलते हैं हमारी जो सैंपल साइज बोलते हैं, 70 है, यहाँ पे मैं 1000 कर दूं, सैंपल साइज जितना बड़ा होता है उस पेपर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जी जितना सैंपल साइज कम होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, ठीक है। वो सैम्पलिंग मेथड होता है जी, सैम्पलिंग जब मैसेज कर रहे हो किस मेथड से आपने उसको डिवाइड लिया है। यहाँ पे हमने रैंडमाइजेशन लिख दिया, देखो रैंडम सैम्पलिंग मेथड लिया, ये रहा जो आप मैसेज कर रहे हो, ये रैंडमाइजेशन हमने कर दिया। रैंडम सैम्पलिंग मेथड पढ़ा होगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, वो सबकी अपनी अपनी है। उस तरीके से फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, उसको सैम्पलिंग मेथड को, जी ठीक है। तो टाइम हमारा हो गया है, तो आगे की लाइनें मैं 2 मिनट में कवर कर देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो असेसमेंट टूल है, डिजाइन हमने पढ़ लिया, इंटरवेंशन का एक वो बना लेना, इस तरीके से टेबल बना लेना, उसमें 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। टेबल में जो जो आपकी इंटरवेंशन होंगी, जैसे कि ये है, आप इसमें सीरियल नंबर, यौगिक इंटरवेंशन, मेथड, फ्रीक्वेंसी और कितना टाइम लगना है। मान लो ओम चैंटिंग आपने कराया, कैसे करना है वो मेथड बता दो, कितनी बार उसको रिपीट करना है और उन्हें इतना बार रिपीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जो भी है उसको आपको डिटेल देनी है। अच्छा ये करेंगे तो अच्छा इतनी बार करना है, महीने में 1 बार करना है, सप्ताह में करना है या रेगुलर करना है। इस तरीके से लास्ट में आपका टोटल टाइम आ जाएगा।
हाँ भैया, टोटल आपका जो इंटरवेंशन है वो 60 मिनट का है, 60 मिनट का इंटरवेंशन है, या 30 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, जो आप इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया हमारा मेनली चीज यही थी। डेटा एक्सट्रैक्शन जो है वो हम सॉफ्टवेयर से लेते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक, हाँ, डेटा एक्सट्रैक्शन ये अलग अलग क्वेश्चन के अपने अपने नियम होते हैं ये रे। ठीक है, उसमें उसका स्कोरिंग किस तरीके से होगा अलग अलग क्वेश्चन का, ये आपके असेसमेंट टूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस आप अगर आपका बीपी है तो बोलोगे 120 से ज्यादा वाले को मैं हाई बीपी मानूंगा, 90 से कम वालों को मैं लो बीपी मानूंगा। तो जो जो आपकी असेसमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे। ठीक है, और इसके बाद में डेटा एनालिसिस हो गया। ठीक है, डेटा एनालिसिस हमेशा एक इसमें आप कोई लाइन नहीं लिख सकते हो अभी यहाँ पे, क्योंकि ये बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक है, और रेफरेंसिंग जो ज्यादातर तो एपीए एसवीएसए में तो एपीए 7th एडिशन को अभी फॉलो किया जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो सकता है अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल को यूज किया जाए। ठीक है, वो जो मेंडले मैंने सॉफ्टवेयर बताया है उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एपीए का भी मिलेगा, एमएलए का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 7th एडिशन, तो यहाँ से आप इसको सीख सकते हो। उसकी अलग से वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैंने तो नहीं बनाई है मेंडले की, किसी और की और रिसर्चर की वीडियो मिलेगी, आप वहां से इसको सीख लेना। रेफरेंस बाद में कभी टाइम मिलेगा फिर मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। रेफरेंसिंग मतलब कि देखिए रेफरेंसेस इस तरीके से रेफरेंसिंग होती हैं चीजें, ये रेफरेंस किया हुआ है, मतलब कि ऊपर जो मैंने लिखे हुए हैं, ऊपर जो मैंने रेफरेंस दिए हैं इंट्रोडक्शन कॉलम के अंदर दिए हैं आगे। ठीक है, या साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर दिए गए हैं, उनकी यहाँ पे डिटेल्स कम से कम यहाँ पे 8-10 तो जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा एक एक बेसिक थी हमारी सिनोप्सिस के ऊपर एक डिस्कशन था। आशा है कि आप लोगों को समझ आई होंगी चीजें। अब अपने डाउट्स ले लीजिए, उसके बाद में हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। सर ये जो सिनॉप्सिस है मिनिमम टू मिनिमम कितना शॉर्ट और मैक्सिमम कितने वर्ड्स के होता है, ऐसा कुछ है इसमें कि आप जैसे मिनिमम जो है आप 4 से 5 पेजेस की मिनिमम मानी जाती है। अच्छा। ठीक है, और मैक्सिमम आप 8, 10, 15, 20 इससे ज्यादा पेजेस की नहीं होती सिनॉप्सिस। पीएचडी एडमिशन के लिए 8-10 पेज बहुत हैं, 12 पेज कर लो, इससे बड़ी मत बनाना, 15 मैक्सिमम, इससे बड़ा मत करना। हाँ, पीएचडी के अंदर इनरोल होने के बाद में जो पीएचडी में हाँ सिनॉप्सिस समझी। दी जाती है वो 60, 70, 100 पेज तक की हो सकती है, मतलब लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 10-15 पेज बहुत हैं, 10-12 पेज। मतलब मिनिमम इतने होने चाहिए 10-15 पेज, है ना? तो आप कहने का नहीं, मतलब ये 5-6 पेज से भी काम चल जाएगा। वही मैं पूछ रही थी, शॉर्ट टू। आपकी जो आप चीज कहना चाह रहे हो ना वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बात। अब वो 5 पेज में कंप्लीट हो जाए और ज्यादा पेज, कई बार ना ज्यादा पेज भी नुकसान करते हैं, वो यानी क्योंकि कि काउंटर क्योंकि हम क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सारे, तो जितना मतलब बहुत ज्यादा भी हो तो ज, बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन होंगे। हाँ हाँ, जितना ज्यादा लिखोगे भैया उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए कम लिखो आप उसके अंदर। ठीक सर है। इसमें नंबरिंग कहीं यूज नहीं करनी है ना, बस बुलेट्स यूज कर सकते हैं। क्या बोला जी आपने? नंबरिंग नंबरिंग कहीं यूज नहीं करना है इसमें, सिनॉप्सिस में बुलेट्स यूज कर सकते हैं, 1 2 3। नम